to Unacademy Flux YouTube channel. So today we will discuss top 5 previous year questions of serializability that you can solve in 10 seconds. मेरा नाम श्वेता कुमारी है और मैं अनअकैडमी प्लस पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ जहाँ पे मैं गेट CSIT की क्लासेस लेती हूँ। ये मेरे बहुत सारे प्लस कोर्सेज आप देख सकते हैं। अगर आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर अभी आज ही मेरा कंप्लीट कोर्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है और डिजिटल लॉजिक भी चल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन सीरियलाइजेबिलिटी जो गेट 1999 में पूछा जा चुका है 2 मार्क्स का। यहाँ पे आपको एक शेड्यूल गिवन है और आपको बताना है कि इस शेड्यूल के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको शेड्यूल के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, शेड्यूल क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है। अगर आप ट्रांजैक्शंस का मतलब नहीं समझते हैं तो आपको शेड्यूल समझ में नहीं आएगा। अगर आप शेड्यूल का मतलब नहीं समझते हैं तो आपको सीरियलाइजेबिलिटी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस आर द कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जो ऑपरेशंस हम डेटाबेस में करते हैं लाइक रीड राइट, उनका कलेक्शन होता है ट्रांजैक्शन। सो कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस नोन एज ट्रांजैक्शन। और यहाँ पर ये जो है वो ट्रांजैक्शन 1 है जो कलेक्शन है रीड राइट ऑपरेशन का। ये जो है दूसरा ट्रांजैक्शन T2 है जो कलेक्शन है रीड राइट ऑपरेशन का। एंड द कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नोन एज व्हाट? शेड्यूल। So the collection of transaction T1 and T2 is known as schedule. तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इस शेड्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब हम पहुंचते हैं कि सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम सीरियलाइजेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि सीरियलाइजेबिलिटी को चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होती है एक और एक होता है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को समझना है तो आपको कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन, ओके, सेम डेटा आइटम, और तीसरा कंडीशन होता है एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन, एटलीस्ट एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। तो डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सेम डेटा आइटम, एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन, वो होते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। तो किसी भी 2 ऑपरेशन को कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन तभी कहा जाता है जब इन तीनों कंडीशन का सेटिस्फेक्शन हो। तो आप देखिए यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन 1 का है और ये ट्रांजैक्शन 2 का है। अगर मैं रीड ए और रीड बी लेती हूँ तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ट्रांजैक्शन के तो हैं पर सेम डेटा आइटम नहीं है। इसका डेटा आइटम ए है और इसका डेटा आइटम बी है, तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं होंगे। फिर ये गया, अब रीड ए के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि कम से कम एक राइट ऑपरेशन होने चाहिए, दोनों रीड ऑपरेशन है। अब यहाँ पे ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम डेटा आइटम ए पे काम कर रहे हैं, ओके, एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन है, और ये ट्रांजैक्शन 1 का है और ये ट्रांजैक्शन 2 का है। तो ये दोनों जो मैंने सर्कल किए हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। क्यों है? क्योंकि डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, सेम डेटा आइटम है और एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन है। तो मतलब कि मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मिल गया। जब मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका ऑपरेशन सबसे ऊपर है उसको हम पहले लिखेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन T1 का ऑपरेशन है, और जिसका ऑपरेशन नीचे है उसके ट्रांजैक्शन को हम बाद में लिखेंगे, दैट मीन्स कि T2 ट्रांजैक्शन। जो ऊपर होता है वो दूसरे वाले पे जाता है, तो T1 ऊपर था तो T1 T2 पे जाएगा। कभी भी नीचे से ऊपर का फ्लो नहीं होता, हमेशा ऊपर से नीचे तक का फ्लो ही होता है। तो आप यहाँ पे ये मत कहना कि T2 T1 पे जा रहा है, आप ये कहोगे कि T1 T2 पे जा रहा है, क्योंकि T1 का ऑपरेशन ऊपर है। जब T1 T2 पे जा सकता है तो क्या T2 T1 पे जा सकता है? सेम वही देखना है, क्या T2 का कोई भी ऑपरेशन ऊपर बैठकर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बना पा रहा है? यस। तो ये और ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। क्यों है? क्योंकि सेम डेटा आइटम भी, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस और एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन, और T2 इस टाइम ऊपर है, तो अब हम ये कहेंगे कि T2 T1 पे जा रहे हैं। अगर साइकिल बनता है ग्राफ में, जैसे कि बन रहा है, तो ग्राफ में अगर साइकिल बन रहा है तो ये सीरियलाइजेबल नहीं है। सो द ऑप्शन ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी हो सकता है। अब गाड़ी यहाँ पे आकर रुक जाती है, क्योंकि सीरियलाइजेबिलिटी तो समझ में आ गया है कि वो तो नहीं है ये, क्योंकि साइकिल जब बनता है तो सीरियलाइजेबिलिटी नहीं होती। पर ये सिर्फ हमने किसको चेक किया? हमने सिर्फ ये चेक किया कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को।
अगर हमें व्यू सीरियलाइजेबल को पता करना हो, क्योंकि दो तरीके के होते हैं सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का कंडीशन होता है क्या, देखो अभी आपको व्यू सीरियलाइजेबिलिटी पता करना हो तो कैसे करोगे, आपको देखना होगा कि ब्लाइंड राइट है क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे ब्लाइंड राइट का मतलब क्या होता है कि जब एक ट्रांजैक्शन सीधा राइट करे, बिना रीड के सीधा राइट करे, तब उसको ब्लाइंड राइट कहते हैं। पर यहाँ पे तो दोनों ट्रांजैक्शन T1 T2 पहले रीड ही कर रहे हैं, राइट तो कर नहीं रहे, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, क्योंकि ब्लाइंड राइट प्रेजेंट नहीं है। ओके, ब्लाइंड राइट प्रेजेंट नहीं है तो ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये शेड्यूल अब सच में सीरियलाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी नहीं है क्योंकि इसका साइकिल बना, और ब्लाइंड राइट नहीं है तो इसका मतलब व्यू सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा। पर अब क्या ये 2PL प्रोटोकॉल में अकर करता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता है या जो भी सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता है वो 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल होता है। अगर ये सीरियलाइजेबल ही नहीं है तो ये 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल भी नहीं हो पाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब सवाल ये उठता है कि मैडम ने तो बहुत टाइम ले लिया, तो अब इसको 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। तो 10 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको बस पहले ये देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, तो हाँ है कॉन्फ्लिक्ट। देखो रीड ए और राइट ए, एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन यहाँ से मिला, राइट बी और रीड बी। बस आपको ये देखना है एटलीस्ट 1 राइट चाहिए, सेम डेटा आइटम डिफरेंट ट्रांजेक्शन, आराम से साइकिल बन रहा है। फिर आपको देखना है ब्लाइंड राइट है नहीं है, तो सीधा राइट रीड कर रहा है, ब्लाइंड राइट नहीं है, तो ये व्यू आपका नहीं है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि सीरियलाइजेबल नहीं है। ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट। अब हमें ये चेक करना है कि ये 2PL है कि नहीं। अगर ये सीरियलाइजेबल ही नहीं है तो 2PL कहाँ से होगा, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि आपके पास 3 डेटा आइटम है D1 D2 D3 और ये फॉलोइंग एग्जीक्यूशन शेड्यूल है ट्रांजैक्शन T1 T2 T3 का। डायग्राम में आपको RD और WD दे रखा है, जिसमें कि R आपका रीड ऑपरेशन को बता रहा है ऑन डेटा आइटम D और राइट आपके राइट ऑपरेशन को बता रहा है ऑन डेटा आइटम D। टेल मी क्या ये सीरियलाइजेबल है या नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर T2 क्या T3 पे जा सकता है, T2 T1 पे जा सकता है, क्या T1 T2 पे जा सकता है। हम साइकिल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे T1 जो है वो T2 पे इस तरीके से जा सकता है, बिल्कुल ऊपर से नीचे। तो WD1 और RD1 कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, क्यों, सेम डेटा आइटम डिफरेंट ट्रांजेक्शन और एटलीस्ट 1 राइट ऑपरेशन। तो यस T1 ऊपर है तो T1 T2 पे जा सकता है। क्या T2 T1 पे जा सकता है, तो T2 को अगर T1 पे जाना है तो वो ऊपर से नीचे जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये WD2 है और ये WD2 है, हाँ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मिल गया, जिसमें कि सेम डेटा आइटम D2 है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन है और कम से कम एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों राइट है। तो अब देखो कि यहाँ पे T2 का ऑपरेशन ऊपर है और वो T1 पे जा रहा है, तो यस T2 भी T1 पे जा सकता है। अगर यहाँ पर T3 को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि T1 T2 ने मिलकर ही साइकिल बना दिया, तो आराम से आप कह सकते हो कि साइकिल बन रहा है, तो ये सीरियलाइजेबल नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको शेड्यूल दे रखा है, आपको बताना है अगेन कि सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो T1 क्या T2 पे जा सकता है, देखते हैं। रीड ए राइट ए, हाँ जा सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मिल गया, सेम डेटा आइटम डिफरेंट ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 1 राइट ऑपरेशन। क्या T2 T1 पे जा सकता है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है वो इसके लिए भी कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, तो राइट यस, तो एटलीस्ट 1 राइट ऑपरेशन, सेम डेटा आइटम ए, डिफरेंट ट्रांजेक्शन। तो अब आप देखो कि T1 जो है वो T2 पे जा रहा है, T2 T1 पे जा रहा है, तो मतलब कि साइकिल बन रहा है और साइकिल बन रहा है तो ये सीरियलाइजेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट, कि S इज नॉट सीरियलाइजेबल ईदर एज T1 और एज T2। तो ये आपके हो गए 3 क्वेश्चंस। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या ये दो शेड्यूल आपको दे दिए गए हैं, क्या ये सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। तो ये गेट 2007 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। अब समझो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, जब लाइन में दी होती है और टेबल नहीं दिया होता। आप पहले शेड्यूल 1 को चेक करो कि R1X अगर आपको दिखा है तो इससे वही ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है जो सेम डेटा आइटम X पे काम कर रहा हो, जिसका ट्रांजेक्शन डिफरेंट हो। अगर ये 1 का है तो हम 2 ट्रांजेक्शन का यूज करेंगे, अगर ये रीड है तो हमें राइट चाहिए होगा, है ना। तो मुझे इसके बाद चाहिए W2X।
विच इज नॉट प्रेजेंट इन द शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, तो ये तो किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। अब हम R1Y के लिए चेक करते हैं, तो R1Y के लिए मुझे W चाहिए होगा, 1 2 हो जाएगा और Y रहेगा, तो W2Y हाँ है, तो इट मीन्स कि इसका कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो क्योंकि 1 पहले आ रहा है और 2 बाद में आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि T1 T2 पे जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि T2 T1 पे जाएगा, तो T2 को अगर T1 पे जाना होगा तो आप देखो ट्रांजेक्शन 2 का एक डेटा आइटम मिला, ऑपरेशन मिला, तो अगर ये R2X है तो इसका कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन क्या होगा, W और 2 का 1 और ये X हो जाएगा, तो W1X ये S है, तो इसके बाद W1X है, मतलब कि 2 जो है वो 1 पे भी जा पा रहा है, तो ट्रांजेक्शन 2 1 पे जा रहा है, साइकिल बन रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। तो S1 तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया और आपको ऑप्शन सी जो है, ठीक है, ऑप्शन सी तो वही कह रहे हैं, और ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें चेक करना होगा कि सी और डी में राइट क्या है, तो हमें शेड्यूल नंबर 2 को चेक करना होगा। अभी आप देखो, ये R1X है तो मुझे W2X चाहिए, नहीं है, ये R2X है तो मुझे W1X चाहिए, हाँ है, तो मतलब कि 2 जो है वो 1 पे जा सकता है ट्रांजेक्शन T2 T1 पे, क्योंकि T2 वाला पहले लिखा हुआ था। अब क्या T1 T2 पे जा सकता है, तो T1 ये वाला तो नहीं जा पा रहा था, हम देखते हैं, इसको देखते हैं, स्किप दैट वन। अब हमें बस ये पता करना है T1 T2 पे जा सकता है कि नहीं। तो R1Y है तो मुझे W2Y चाहिए होगा, और W2Y तो पहले आ रहा है, तो W2Y पहले आ रहा है, तो हम इससे भी यही कह सकते हैं कि 2 कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन तो है दोनों, पर 2 वाला पहले आ रहा है तो 2 ही 1 पे जाएगा, तो T1 T2 पे नहीं जा पा रहा, दैट मीन्स कि शेड्यूल 2 इज सीरियलाइजेबल। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि शेड्यूल 1 जो है वो सीरियलाइजेबल नहीं है, पर शेड्यूल 2 सीरियलाइजेबल है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 5th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो गेट 2012 में आया था, 2 मार्क्स का पूछा गया था। आपके पास 2 ट्रांजेक्शंस गिवन है, दैट इज T1 एंड T2, और एनी नॉन सीरियल इंटरलीविंग ऑफ T1 एंड T2 फॉर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन लेट्स टू व्हाट। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कोई भी नॉन सीरियल इंटरलीविंग की बात हो रही है। नॉन सीरियल इंटरलीविंग का मतलब क्या होता है कि कुछ भी सीरियल नहीं होगा, बीच में ट्रांजेक्शंस आकर के मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बात कही गई। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि ये क्या ये सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो कोई भी कभी भी आ सकता है ना। तो हम क्या करते हैं कि सीरियलाइजेबल है कि नहीं है, हम ये सोचते हैं कि रीड पी ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर राइट पी वैसे भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो T1 को आप यहाँ पे लिखो, T2 को आप यहाँ पे लिखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। रीड पी को आपने यहाँ पे लिखा, रीड क्यू को आपने यहाँ लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रीड क्यू को लिख लिया, लाइक दैट आप लिख सकते हो। फिर आपने रीड पी को लिखा, ओके। फिर यहाँ पे इफ क्यू इक्वल टू 0 देन पी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो यहाँ पे p इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे q की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और यहाँ पे इफ q वाला कंडीशन लिखा है, पर इससे हमें कोई मतलब है नहीं। और फिर हम यहाँ पे राइट q कर रहे हैं और यहाँ पे हम राइट p कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी तरीके से इसको इंटरलीव कर सकते हो, बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन आकर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अब आप मुझे बताइए कि T1 क्या T2 पे जा पाएगा? हाँ जा पाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, सेम डेटा आइटम है। तो यस T1 T2 पे जा रहे हैं, T1 T2 पे जा पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या T2 T1 पे जा पा रहा है? तो T2 भी तो T1 पे जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे RQ है और यहाँ पे WQ है, साइकिल देखो बन पा रहा है। तो इसका मतलब कि ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सी साइकिल इज प्रेजेंट। और कोई भी तरीका आप ले सकते हो, इंटरलीव आपको करना है किसी भी तरीके से। नॉन सीरियल शेड्यूल का मतलब क्या होता है? सीरियल शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि पहले T1 रीड राइट कर लेगी, फिर उसके बाद ही T2 रीड राइट करेगा, ऐसा होता है आपका सीरियल शेड्यूल, कि पहले ये काम करेगा फिर ये काम करेगा। बट नॉन सीरियल में ये रीड करेगा तो ये बीच में रीड कर सकता है, फिर ये राइट करना शुरू कर देगा, फिर ये राइट करेगा, फिर ये, कुछ इस तरीके से फ्लो चलता है। तो वही फ्लो हमने किया कि कभी T1 आ गया तो कभी T2 आ गया, कभी T1 आ गया तो कभी T2 आ गया।
ओके सो यस, तो अगर आप मुझे अनअकैडमी प्लस में कनेक्ट करना चाहते हैं और बिल्कुल मेरे लाइव क्लासेस को डेली देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, दैट इज कंप्लीट कोर्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर गेट 2021 अभी आपका चल रहा है, जो आज ही 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स आपका 20 जुलाई में शुरू होने वाला है और डिजिटल लॉजिक की क्लासेस भी चल रही हैं। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल है, टाइम टेबल है जो मैं फॉलो कर रही हूँ गेट 2021 के लिए। 1 जुलाई से 7 मंथ का प्लान है ये। आप बिल्कुल 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेकर ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको 25,000 लगेगा। आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड HelloSonu01 you will get 10% discount in all the plans. You can try for 1 month also, 3 month also, 6 month also. It's better if you take 6 month, 1 year और 2 year सब्सक्रिप्शन। ओके, लेट सपोज आपने 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको कॉस्ट ओरिजिनल लगेगा 30,000, बट जब आप इस रेफरल कोड को अप्लाई करोगे HelloSonu01 तो आपको जो कॉस्ट लगने वाला है इट विल बी 27,000 से रिड्यूस हो जाएगा। और आपको इस रेफरल कोड का एक और एडवांटेज है कि आपको मेरे द्वारा लिखी हुई बुक्स भी मिलेंगी, 13 बुक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, देन वी विल अपलोड इट। थैंक यू सो मच।